नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, कैसर विल्हेम द्वितीय की, और देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक इंसान का व्यक्तित्व, उसकी सोच, जर्मनी की पूरी विदेश नीति को पलट कर रख देती है और दुनिया को एक भयानक जंग की आग में झोंक देती है। और देखिए, ये शब्द उन्हें बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। जवान, महत्वाकांक्षी और काफी आवेगी। उनका यही स्वभाव था, यही आवेग जो जर्मनी को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ते पर ले गया। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम समझेंगे इस आवेगी कैसर के मिजाज को। फिर हम जानेंगे उनकी एक नई पॉलिसी के बारे में, वेल्ट पॉलिटिक। इसके बाद देखेंगे कि कैसे उन्होंने सूरज की रोशनी में अपनी जगह बनाने की कोशिश की और फिर कैसे उनकी यही महत्वाकांक्षा उन्हें दुनिया में अकेला कर देती है। और आखिर में कैसे ये सब कुछ युद्ध के रास्ते पर जाकर खत्म होता है और उनकी विरासत क्या रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर विल्हेल्म द्वितीय थे कौन, क्योंकि उनकी कहानी, उनके फैसले, उनकी निजी जिंदगी के संघर्षों से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। सोचिए, एक शासक जिसका जन्म से ही एक हाथ मुरझाया हुआ और बेकार हो, वो इसे हमेशा छिपाने की कोशिश करते थे। कहते हैं कि उनका गुस्सा बहुत तेज था और उनमें तहजीब मतलब टैक्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्हें खुद भी लगता था कि उनकी इस शारीरिक कमी ने उनके इमोशनल ग्रोथ को रोक दिया है और धीरे धीरे उनके मन में अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और लगभग हर दूसरी यूरोपीय ताकत के लिए नफरत भर गई। तो अपनी इस असुरक्षा से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिलिट्री को चुना, कठोर प्रशियन सैन्य आदर्शों को अपनाया, बस यही साबित करने के लिए कि वो कमजोर नहीं है। और यही सोच, यही आक्रामकता उनकी पूरी विदेश नीति की नींव बनी। और उनका यही आक्रामक रवैया जर्मनी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां विल्हेम ने जर्मनी की विदेश नीति की दिशा ही पलट दी। और यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। सोचिए, 1890s में उन्होंने अपने सबसे अनुभवी चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क को ही बर्खास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि बिस्मार्क की जो कॉशियस डिप्लोमेसी है, जो सतर्क राजनीति है, वो जर्मनी को पीछे धकेल रही है। बिस्मार्क वो शख्स थे जिन्होंने बड़ी चतुराई से गठबंधनों का एक ऐसा जाल बुना था कि जर्मनी सुरक्षित रहे। लेकिन विल्हेम की नजरों में जर्मनी का मकाम सिर्फ यूरोप नहीं था, वो उसे एक ग्लोबल पावर, एक वैश्विक शक्ति बनाना चाहते थे। यहां पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ थी बिस्मार्क की पॉलिसी, रियल पॉलिटिक, मतलब संभाल कर चलो, संतुलन बनाए रखो, यूरोप में शांति रखो और फ्रांस को अकेला रखो। और दूसरी तरफ थी विल्हेम की नई पॉलिसी, वेल्ट पॉलिटिक, मतलब आक्रामक बनो, महत्वाकांक्षी बनो, दुनिया में अपनी ताकत दिखाओ और जो बड़े बड़े साम्राज्य पहले से हैं उन्हें चुनौती दो। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। तो ये वेल्ट पॉलिटिक आखिर थी क्या भला? असल में इसका सीधा सा मतलब था जर्मनी को एक ग्लोबल पावर बनाना। कैसे? विदेशों में अपने कॉलोनियां बसाकर, एक जबरदस्त वर्ल्ड क्लास नेवी बनाकर और पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाकर। विल्हेम का साफ मानना था कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस का एक बड़ा साम्राज्य हो सकता है तो जर्मनी का क्यों नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि विल्हेम ने अपनी इन बड़ी बड़ी बातों को, इन महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए क्या क्या किया। कैसर का यह मशहूर कोट, जर्मनी को सूरज की रोशनी में अपनी जगह मिलनी ही चाहिए, उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देता है। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह दुनिया के नक्शे पर जर्मनी के लिए जगह बनाने की उनकी जिद थी, उनकी भूख थी। और देखिए, कैसर ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने एक्शन भी लिया। एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिससे यूरोप में खलबली मच गई। 1896 में उन्होंने क्रूगर टेलीग्राम भेजकर ब्रिटेन को सीधे सीधे नाराज कर दिया। फिर 1898 में नेवल लॉ लाकर ब्रिटेन के साथ नौसेना बनाने की एक होड़ ही शुरू कर दी। बात यहीं नहीं रुकी। 1905 में मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दी और फिर 1911 में दोबारा मोरक्को में अपना जंगी जहाज भेजकर हालात और बिगाड़ दिए। उनके हर एक कदम ने जर्मनी को दोस्तों से दूर और दुश्मनों के और करीब ला दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। विल्हेम की ये सारी नीतियां, ये सारी कोशिशें जर्मनी को ताकतवर बनाने के लिए थी, है ना? लेकिन विडंबना देखिए, हुआ इसका ठीक उल्टा। जर्मनी ताकतवर होने के बजाय दुनिया में अकेला पड़ता चला गया। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी उनकी एक कूटनीतिक भूल।
देखिए 1890s में उन्होंने रूस के साथ एक बहुत जरूरी संधि रीइंश्योरेंस ट्रीटी को खत्म होने दिया। अब रूस को लगा कि वो तो अकेला पड़ गया, असुरक्षित हो गया, तो उसने क्या किया, उसने जर्मनी के सबसे बड़े दुश्मन फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया और बस जर्मनी के लिए दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा खड़ा हो गया, पूरब में रूस और पश्चिम में फ्रांस। ये वही खतरा था जिससे बिस्मार्क ने जर्मनी को हमेशा बचा के रखा था। तो अब तस्वीर कैसी दिख रही थी? ब्रिटेन नौसेना की होड़ की वजह से दुश्मन बन गया, फ्रांस मोरक्को और पुरानी दुश्मनी के चलते दुश्मन बना ही हुआ था, और अब रूस भी संधि खत्म होने के बाद दुश्मन बन गया। तो जर्मनी के पास यूरोप में बचा कौन? सिर्फ एक बड़ा सहयोगी, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो कुल मिलाकर वेल्थ पॉलिटिक का जो सपना था दुनिया पर राज करने का, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था रणनीतिक अलगाव। जर्मनी शक्तिशाली दुश्मनों से घिर चुका था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर। देखते हैं कि कैसे जर्मनी का ये अकेलापन सीधे सीधे पहले विश्व युद्ध की वजह बना और कैसर विल्हेम की विरासत पर आज भी इतनी बहस क्यों होती है। तो हुआ ये कि 1914 में जब सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच संकट खड़ा हुआ, तो जर्मनी ने आंख बंद करके अपने एकमात्र सहयोगी ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया। और यही वो पल था जब एक छोटा सा लोकल झगड़ा एक वर्ल्ड वॉर में बदल गया। विल्हेम ने रूस और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। वो अब एक ऐसे रास्ते पर थे जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सारी गलती विल्हेम की थी? इतिहासकार आज भी इस पर बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि हां, उनकी नीतियां लापरवाह थीं, उन्होंने बिस्मार्क की बनाई स्थिर व्यवस्था को तबाह कर दिया। वहीं कुछ दूसरे कहते हैं कि वो तो बस अपने समय की उपज थे। वो एक ऐसा दौर था जब हर देश साम्राज्य बनाने की होड़ में लगा था। और कुछ इतिहासकार जर्मन कॉलोनियल रूल के नेगेटिव असर पर भी जोर देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, युद्ध के बाद जब उन्हें देश से निकाल दिया गया, तब भी विल्हेम ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी। 1922 में लिखी अपनी आत्मकथा में उन्होंने साफ साफ कहा, मैं एक ऐसे युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं था जिसमें 10 मिलियन लोगों की मौत हुई। वो आखिर तक खुद का बचाव ही करते रहे। तो अंत में हमारे लिए सवाल यही बचता है, काइसर विल्हेम द्वितीय कौन थे? अपने समय के हालात का शिकार एक शासक, या फिर एक ऐसी भयानक तबाही के असली जिम्मेदार जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास की किताबों में ढूंढा जा रहा है।